नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत का चैप्टर है आपका 6। चैप्टर का नाम है रेवेन्यू एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश पीरियड, यानी कि ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। तो प्रश्न नंबर है आपको 281। निम्न में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो वह प्रारंभ की थी आपकी थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर इसका है ए। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या चीज़ थी कि यह डायरेक्ट सीधी किसानों को ज़मीन दे दी जाती थी और उनसे एक निश्चित मात्रा में जो कर उनसे निर्धारण किया जाता था वो वसूला जाता था। तो कर का मात्रा थी 60 से 65% किसानों से कर लिया जाता था और किसानों को 30 से 35 सालों के लिए ज़मीन दे दी जाती थी कि आप ज़मीन लीजिए। उससे पहले ये नाप लेते थे कि ये भूमि कितनी उपजाऊ है और उसी के आधार पर कर ये ब्रिटिश अधिकारी निश्चित करते थे और उसी के आधार पर किसान को कर देना पड़ता था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी कि डायरेक्ट किसान से लगान वसूल करना, नहीं इसमें जमींदार प्रणाली का कोई महत्व नहीं था। तो 281 का ऑप्शन क्या है आपका? ए। निम्न में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है या डी 1, 2, 3 सही है। तो 282 प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? तो कौन कौन से अधिकारी संबंध थे? तो वह थे आपके अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? 2 और 3। अगला प्रश्न आपका 283। चिरस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नंबर 1, चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के हिस्से में लागू किया गया। सेकंड, चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। तीसरा, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2, केवल 1, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो 283 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? तो पहला कथन क्या है? चिरस्थायी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के हिस्से में लागू किया गया, ये सही है। सेकंड, चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया। तीसरा, चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते। तो इसमें से आपका कौन सही है? तो वह सही है, केवल 2 सही है कि चिरस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाई, यानी कि जमींदारों को जो जमीन दी गई और उनके पुत्रों को वो जमीन आगे उनके मतलब नाम होती गई, यानी कि जो वो कर चुकाते रहे और वो वंशानुगत जमीन एक बन गई। तो ऐसी बात नहीं थी कि चिरस्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते, यानी कि जो लगान नहीं दे सकते, यानी किसी कारणवश इन्होंने लगान नहीं दिया तो जमींदारी क्या इनसे छीन ली जाती थी और किसी दूसरे को दे दी जाती थी। तो इसमें आपको कौन सही है? केवल 2। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही? केवल 2। अगला प्रश्न आपका 284। राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? नंबर 1, शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। बी, इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। तीसरा, किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया। डी, इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ना हुआ हो। तो 284 प्रश्न क्या है आपका? राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो डलहौजी ने चलाई थी राज्य अपहरण नीति, ठीक है, तो उसके बारे में जो आपके 4 कथन दिए गए हैं उनमें से बताना आपको कौन सा एक सही है। तो पहला क्या था आपका? शासक की मृत्यु के पश्चात इसने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को शासन करने की अनुमति नहीं दी। सेकंड, इसने भारतीय शासकों को कोई उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। तीसरा, किसी शासक की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया। डी,
इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। यानी कि इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से स्वीकृति नहीं ली तो ये क्या बना देंगे, उसको अनिवार्य बना देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो आपका कथन कौन सा सही है, केवल 4 कि राज्य अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो वह सही है केवल डी कि इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया अगर उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। तो केवल आपका डी सही है। अगला प्रश्न आपका 285, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटना को सही अनुक्रम में पहचानिए, सबसे प्रारंभ से शुरुआत कीजिए। राज्य अपहरण नीति, साइक संधि, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको क्रम से बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट। सेकंड में आपकी क्या थी, साइक संधि। फिर आपकी क्या थी, लाहौर की संधि। आखिरी में आपकी क्या होती है, राज्य अपहरण नीति। तो सबसे पहले आपका क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। पहले नंबर पे क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। सेकंड में आपकी क्या है, साइक संधि, जो कि बेलाजली ने लागू की थी। उसके बाद तीसरी क्या है आपकी, लाहौर की संधि। आखिरी में क्या है, राज्य अपहरण नीति। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, वह होगा केवल बी, 4 2 3 1। अगला प्रश्न, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, तो ये कहाँ प्रचलित था, तो आप लोग अंदाजा लगाइए, चित्र के माध्यम से आप सही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो वह कहाँ है, दक्षिण भारत में। जैसे कि आप खजूर के पेड़ देख रहे हैं, अधिकतर कहाँ मिलते हैं, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था, कहाँ था, दक्षिण भारत में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, डायरेक्ट किसानों को जमीन दे दी जाती थी और वे उनसे डायरेक्ट कंपनी लगान वसूल करती थी। ठीक है, इसमें जमींदारों का कोई रोल नहीं था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो खजूर वगैरह के पेड़ हैं, ये केरल वगैरह जो आपको महाराष्ट्र वगैरह में देखने के मिलते हैं। अगला प्रश्न 227, ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं बंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया गया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तालुकेदारी, जमींदारी। प्रश्न क्या है आपका 227, ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास एवं बंबई, मद्रास मतलब आज वर्तमान कौन सा शहर है, चेन्नई, एवं बंबई में निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। तो कौन सी भूमि थी आपकी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी आपकी, रैयतवाड़ी, यानी कि चेन्नई और बंबई में। आया आधुनिक नाम क्या है मद्रास का, चेन्नई। अगला प्रश्न आपका 288, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था, मुनरो, मेलकम, मेटकॉफ, एल्फिंस्टन। तो मद्रास के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था, यानी कि जो ब्रिटिश अधिकारी है इसका नाम क्या है, तो ऐसे आपके मुनरो। ठीक है, तो मुनरो ने चालू की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनका पूरा नाम क्या था, थॉमस मुनरो। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के साथ कौन जुड़ा था, थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 289, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक थे बिगंटे, कॉर्नवालिस, क्लाइव, मुनरो। तो मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिष्ठापक कौन थे, थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपको 290, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है, आर एम बर्ड, टॉमस मुनरो, सर चार्ल्स नेपियर, जोनाथन डंकन। टॉमस मुनरो यानी थॉमस मुनरो। तो भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से संबंध होने के लिए जाना जाता है, तो वो कौन जाने थे, टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 291,
महालवारी प्रथा कहाँ लागू की गई? दक्षिण भारत में, बंगाल और बिहार में, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, उड़ीसा में। तो बात करें महालवारी प्रथा की कहाँ लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी आपकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। तो महालवारी प्रथा क्या थी? इससे पहले आपकी कौन कौन सी प्रथा थी? इससे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, फिर आपकी जमींदारी या स्तंभदारी, आखिरी में थी आपकी महलवारी। तो तीन जो प्रचलित थी व्यवस्था कर वसूल करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी। सबसे पहले कौन सी? रैयतवाड़ी, फिर आपके बाद स्थायी बंदोबस्त, आखिरी में आपकी मालवारी। यानी कि रैयतवाड़ी में पहले क्या था कि डायरेक्ट किसानों को ज़मीन दे दी जाती थी और उनसे कर वसूल कर लिया जाता था, तो उससे कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ किसान दे पाते थे, कुछ किसान नहीं दे पाते थे। फिर दूसरी व्यवस्था लागू की गई स्थायी बंदोबस्त की। तो वो क्या कर दी थी, जमींदारों को पूरी ज़मीन सौंप दी गई एक इलाके की, और उनसे क्या निश्चित मात्रा में टैक्स वसूल किया जाता था। यानी कि वो टैक्स देते थे तो उनके अगली साल के लिए ज़मीन उनको मिल जाती थी, नहीं उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी। महालवारी प्रथा ये थी कि जमींदारी प्रथा में क्या किया, उन्होंने ज़्यादा कृषकों को शोषण किया। तो ये बात कंपनी को भी अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने क्या किया कि अब एक ग्राम को, तब ग्राम को महाल बोला जाता था, यानी कि अब एक ग्राम में जितने भी किसान हैं सब मिलजुल के एक कंपनी कर वसूल करने के लिए एक निश्चित मात्रा में बता देती थी भूमि नाप को और पैदावार के हिसाब से कि इस ज़मीन में कितनी पैदावार होती है, और पैदावार के हिसाब से वो क्या करती, लगान वसूल करती थी। तो एक पूरा गांव मिलके उस लगान को देता था, किसको? कंपनी को। तो मालवारी प्रथा वही प्रथा है कि ये सीधे गांव वाले एक ग्राम को, पूरे ग्राम की प्रथा थी और ग्राम मिलके पूरा राजस्व कंपनी को देता था। इसमें ना तो कोई जमींदार का काम था, ना तो डायरेक्ट कोई व्यक्तिगत खेत मालिक का। ठीक है, तो पूरा गांव मिलके देता था। इसको बोला गया है मालवारी प्रथा। तो कहाँ पर लागू थी? उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? जमींदारी, रैयतवाड़ी, मिरासदारी, महलवाड़ी। तो 292 प्रश्न क्या है? ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? तो कौन सी व्यवस्था थी? वो थी महलवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। तो महलवाड़ी यानी कि पूरे गांव को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, सबको मिलजुल के। तो मारवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे शुरू थी? पंजाब में। तो ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राज्य व्यवस्था स्थापित की गई थी? मालवाड़ी। अगला प्रश्न आपको 293, महलवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? जमींदारों के साथ, कृषकों के साथ, जमींदारों एवं कृषकों के साथ साझा रूप में, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो महलवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कंपनी ने किसके साथ किया था? तो वह किया था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से, यानी कि पूरा गांव मिलके कंपनी को टैक्स देता था। तो महलवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। अगला प्रश्न आपका 294, निम्न से कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? नंबर ए, थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। तीसरा, इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। डी, इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3 सही है, केवल 1 सही है, 2 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है। तो 294 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न से कौन से रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है? ठीक है, तो मैं बताना आपको रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले क्या है आपका? नंबर 1, यह थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, यानी कि इन्होंने लागू किया था। किसने? थॉमस मुनरो ने। सेकंड, इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, यानी कि जो जमींदार वर्ग था, जो बीच का वर्ग था, बिना कुछ करे उनको माल मिलना, इसका काम का क्या था? उनको खत्म करना और डायरेक्ट सीधा किसान को देना और उनसे डायरेक्ट कंपनी को कर प्राप्त होना। तीसरा क्या है? इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। ठीक है। चौथा क्या है? इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से में शुरू किया गया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका इसमें कौन सही है? वह सही है 1, 2 और 3, यानी कि ये थॉमस मुनरो की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी, सही बात है। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, ए भी सही है। तीसरा क्या हुआ कि इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। लगान ज़्यादा थी, 60 से 65% थी, तो क्या किसान कभी कभी वर्षा हुई नहीं हुई, उन्होंने तो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो कंगाल तो होंगे ही धीरे धीरे। तो ये आपके 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन इसमें कौन सही है? ए।
अगला प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की गई। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी। तो रैयतवाड़ी आपकी कहाँ व्यवस्था लागू की गई? तो वह लागू की गई थी कहाँ? बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी यानी दक्षिण भारतों में। इसका ऑप्शन कौन सही है 295 का? डी। अगला प्रश्न आपको 296, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एलार्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी प्रथा के अनुरूप नंबर 1, जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। सेकंड, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो 296 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए, यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्होंने प्रथा चालू की थी जमींदारी प्रथा यानी इस्तेमरारी बंदोबस्त यानी कि स्थायी बंदोबस्त। तो उसके बारे में बताना कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में 2 कथन है, आपके इसमें से कौन कौन से सही है। पहला कथन क्या है? जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग 70% निर्धारित किया गया था। सेकंड, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा ना कराया जा सके तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? वह सही है केवल 2 सही, यानी कि पहला गलत है। पहला गलत इसलिए है कि 70% न होकर 89% थी, यानी कि 89% कंपनी को और 11% जमींदार को। तो 70% आपकी गलत दी गई है। यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी? 89%, यानी कि जमींदारों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले राजस्व में सरकार का भाग होता था 89% और जमींदार का भाग होता था 11%। तो इसमें से आपका केवल 2 ही सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपको 297, स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1860 में लागू किया गया। सेकंड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1862 में लागू किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो प्रश्न आपका क्या है 297 कि स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। यानी कि 2 कथन आपके स्वतंत्रता पूर्व के, तो बताना उसमें कौन से कथन आपके सही है। पहला, सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1860 में लागू किया गया, सही है। सेकंड, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1862 में लागू किया गया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसमें ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? डी। बात करें इस प्रश्न की 297 की, तो यह कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था आपका 1859 में। यानी कि यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसने बड़ा घुमा के प्रश्न दिया है बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए। तो बच्चे सोचेंगे एक ना एक तो होगा ही इसमें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, उसने 1 सन बढ़ा के दे दी। ये 1859 का 60 कर दिया, ये 61 का 62 कर दिया, प्रश्न हो गया सही। ठीक है, तो अब बच्चे इसमें कन्फ्यूजन ऐसे सवालों में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद नहीं रहती। तो स्वतंत्रता पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा क्या थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1859 में लागू किया गया था, ना कि 60 में। सेकंड क्या है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को 1861 में लागू किया गया, ना कि 62 में। तो आपके एक भी सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है 298, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। सेकंड, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण कर लिया जाता था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 1 और 2, केवल 1, 1, 2, 3, कोई भी नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में यानी कि रैयतवाड़ी के जो संबंध में जो 3 कथन दिए गए हैं वह आपको बताना इसमें कौन से सही है। तो पहला कथन क्या है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही बात है आपकी। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल देती थी। 30 से 35 सालों के लिए उनको जमीन दे दी जाती थी और उनसे डायरेक्ट कर वसूल कर लिया जाता था।
तीसरा, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, उसी के अनुरूप इन्हें उनसे कर लिया जाता था। तो इसमें से आपके तीनों ही कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सही होगा? सी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न आपको 299, पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक को संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे। सेकंड, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां अर्थात जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी आरंभ की गई। थर्ड, महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। डी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था और वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। तो प्रश्न आपको 299 में क्या कह रहा है कि पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें से एक कथन है जो सही नहीं है, वह कथन आपका कौन सा है? तो पहला क्या है आपका, जमींदारी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक को संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था, ठीक है, तो जो भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते थे, तो ये आपका सही है। सेकंड, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति की 3 श्रेणियां थी, जमींदारी प्रणाली, महालवाड़ी प्रणाली और रैयतवाड़ी प्रणाली। इसमें जमींदार को जमीन दे दी जाती थी, महाल यानी कि ग्राम को पूरी जमीन दे दी जाती थी और उनसे कर वसूला जाता था। रैयतवाड़ी माने प्रत्येक किसान को जमीन दी जाती थी और उनसे डायरेक्ट कर वसूला जाता था। सी क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी। डी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता था और वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते थे। इसमें आपको कौन सा कथन सही नहीं है? वह सही नहीं है सी, यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की शासकीय होती थी, तो ये आपका सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? महालवाड़ी बंदोबस्त, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, साइक संधि। क्या प्रश्न है आपका 300, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? तो कौन सी प्रणाली है? वह आपकी महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या किया जाता था, पूरे ग्राम को जमीन दे दी जाती थी और पूरे ग्राम से कर वसूल लिया जाता था। तो 300 का ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न आपका 301, वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार लागू किए थे उनमें से एक कथन सही नहीं है, आपको वह बताना है। पहला कथन क्या है, मुंसिफों को 500 रुपये यानी 500 तक के मूल्य के बाद पर सुनवाई करने की अनुमति मिली थी। सेकंड, वारेन हेस्टिंग ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो। सी, मुंसिफों के निर्णय को दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा पुष्टि किया जाना होता था। डी, मुंसिफों की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा की जानी होती थी, यद्यपि इनके अनुमोदन का अधिकार प्रांतीय अपीली कोर्ट प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में नियत था। तो प्रश्न आपका क्या है 301, वारेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा कथन एक सही नहीं है? यानी कि जो वारेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधार लागू किए थे उनमें से एक कथन सही नहीं है, और कथन आपको बताना कौन सा सही नहीं है। पहला कथन बिल्कुल सही है आपका, कि मुंसिफों को 500 रुपये, यानी कि जो मुंसिफ थे वो भारतीय मुंसिफ थे, ठीक है, जो दीवान जो अदालत थी वो भारतीय मुंसिफ रखे गए और जो कि मुगलकालीन न्याय व्यवस्था इनको लागू की गई थी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। तो पहला क्या है, मुंसिफों को 500 रुपये तक के मूल्य के बाद पर सुनवाई करने की अनुमति मिली, तो ये आपका सही है। सेकंड क्या है आपका, वारेन हेस्टिंग ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो। तो मुंसिफ थाने में ना होता है, वो किस में होता है, अदालत में होता है, तो ये आपका कथन है भी गलत, ठीक है। तो थाने का कोई काम नहीं, वो एक जिले में होता था और जिला मतलब एक अदालत में, ठीक है, अदालत एक जिले के अंदर काफ़ी थाने आते थे, तो सेकंड हो गया आपका गलत। तीसरा क्या है सी, मुंसिफों के निर्णय को दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा पुष्ट किया जाना होता था, सही है सी। डी,
मुंसिफों की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा की जानी होती थी। यद्यपि उनके अनुमोदन का अधिकार प्रांतीय अपीली कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील में नियत था। ये भी आपका सही है, तो आपका कौन सही नहीं है? बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तालुकदारी बंदोबस्त बंबई, रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो 302 प्रश्न है आपका, इसमें से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है, वह जोड़ा आपको बताना कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका जोड़ा सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए, तालुकदारी बंदोबस्त व्यवस्था। ये बंबई से संबंधित नहीं है, ये बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब वगैरह में चालू थी। कौन सी? तालुकदारी बंदोबस्त। तो ये बंबई से कोई संबंध नहीं है। बाकी आपके तीनों मिलान सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास बंबई में, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत में। तो तालुकदारी बंदोबस्त कहाँ थी? बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पंजाब वगैरह, ये थे, उड़ीसा वगैरह। अगला प्रश्न आपका 303, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 सूची 2, जोनाथन डंकन महलवाड़ी बंदोबस्त, टॉमस मुर्रो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस रैयतवाड़ी बंदोबस्त, हॉल्ट मैकेंजी बनारस का स्थायी बंदोबस्त। तो आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा गवर्नर जनरल किस व्यवस्था से संबंधित है। तो जोनाथन डंकन ने क्या व्यवस्था चालू की गई थी? बनारस का स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो इन्होंने बनारस में लागू किया था स्थायी बंदोबस्त। किसने? जोनाथन डंकन ने। टॉमस मुर्रो या थॉमस मुर्रो, इसने कौन सी प्रथा लागू की गई थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस की थी आपकी बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो कॉर्नवालिस ने कहाँ पे की थी? बंगाल में। और जोनाथन डंकन ने कहाँ पे की थी? बनारस में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी ने की थी मालवाड़ी बंदोबस्त। तो जोनाथन डंकन की क्या थी? बनारस का स्थायी बंदोबस्त। टॉमस मुर्रो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त। तो इसमें से आपका सही हो गया होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? बी, 4 2 3 1। अगला प्रश्न आपका 304, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदार प्रणाली कही गई। बी, माल गुजारी के इजारेदारों अथवा रैयतवाड़ी प्रणाली तहसीलदारों को आवंटित भूमि कही गई। तीसरी, उप किराएदार पर देने या गिरवी रखने वाली, महलवाड़ी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। डी, ग्राम स्तर पर की गई जमींदारी प्रणाली या भू राजस्व बंदोबस्त। तो जी आपके गलत मिलान दिए गए हैं, आपको इसमें से सही मिलान करना है। इसमें से कौन सा आपका सही मिलान है? देखते हैं। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो ये कौन सी प्रथा कही गई? ये कही गई आपकी जागीरदारी प्रणाली। यानी कि बड़े सामंतों को जो भूमि दी गई उससे क्या बोला गया? जागीरदारी प्रणाली। सेकंड है आपकी, माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, उस भूमि को क्या बोला गया है? तो यह भूमि थी आपकी कौन सी? जमींदारी प्रणाली भू राजस्व, ठीक है। तो 2 का क्या है आपका? 4। यानी कि माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि कौन सी कही गई? जमींदारी प्रणाली भू राजस्व भूमि कही गई। तीसरा है आपके, उप किराएदार पर देने, गिरवी, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, यह कौन सी कही गई? तो यह कही गई आपकी रैयतवाड़ी प्रणाली, ठीक है। तो सी का आपका क्या है? 2। डी है, ग्राम स्तर पर की गई बंदोबस्त, तो यह कौन सी व्यवस्था कही गई? तो यह कही गई आपकी महलवाड़ी, ठीक है। तो महलवाड़ी किसको बोला गया? ग्राम स्तर या पूरे माल को जमीन दी गई। आइए मिलान करते हैं। बड़े सामंतों को आवंटित भूमि बोली गई जागीरदारी प्रणाली। माल गुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि बोली गई जमींदारी प्रणाली, भू राजस्व भूमि बोली गई इनको, ठीक है। तो 2 का 4। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो यह कौन सी प्रणाली कही गई? यह कही गई आपकी रैयतवाड़ी
प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी का है आपका 2। डी, ग्राम स्तर पर की गई बंदोबस्त। ठीक है, तो ये कौन सी भूमि कही गई? ये कही गई आपकी मालवाड़ी। तो इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह सही है ए, 1 4 2 3। अगला प्रश्न है 305। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। डी, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 और 3 सही है। तो 305 प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो कथन 3 आपके दिए गए हैं इनमें से बताना कौन सा कथन आपका सही है। तो पहला कथन क्या है? वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। क्या ये सही है? सेकंड, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। थर्ड, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू की गई। तो बिल्कुल सही है आपके 2 3 बिल्कुल सही है, पहला आपका सही नहीं है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, ना कि वारेन हेस्टिंग। तो आपका पहला हो रहा है गलत, बाकी 2 3 सही है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए।